हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 8 की साइंस के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर पदार्थ, धातु और अधातु, ठीक है, इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप बाकी के तीनों चैप्टर में आपने किया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ यहाँ पे सारणी में दिए गए हैं, पदार्थों की दिखावट और उनकी कठोरता में बतानी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे सारणी है, इसमें 3 कॉलम है, वस्तु और पदार्थ दिखाया गया है, और यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है उसमें दिखावट बताना है, यानी कि उसकी चमक बताना है, और उसकी जो शाइन और उसकी जो निष्प्रभ यानी कि उसकी जो डलनेस है पदार्थ की, वो बतानी है, ठीक है। और फिर यहाँ बताना है कि कठोरता में कि बहुत कठोर है या बहुत कठोर नहीं है, बस 2 ही में आंसर करना है। तो पहला हमारे पास आयरन। आयरन जो होता है वो एक धातु है, ठीक है, इसमें चमक होती है और ये बहुत कठोर है, ये बहुत कठोर में आता है, ठीक है। फिर आता है कोयला। कोयला निष्प्रभ आ जाएगा, ये डल होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है, और ये बहुत कठोर नहीं है, इसमें आएगा, ठीक। फिर आता है सल्फर यानी गंधक। गंधक भी निष्प्रभ में आएगा, और ये भी बहुत कठोर नहीं है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये धातु है और इसमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, और ये भी जो है बहुत कठोर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, बहुत कठोर या फिर बहुत कठोर नहीं। तो कॉपर, ये भी जो है, तांबा जो है ये भी धातु है, इसमें भी चमक होती है, ये भी बहुत कठोर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? तो हमने अभी डिस्कस किया था, जो धातु थे उनके हमने नाम बताए, और जो अधातु थे वो भी बताए, ठीक है। और शेष बाकी जो बचे थे उनमें जैसे जो है गंधक हो गया, सल्फर हो गया और कोयला हो गया, ये अधातु में आ जाएंगे। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। अगर हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करेंगे तो हम उनके भौतिक, फिजिकल जो उनके प्रॉपर्टीज़ हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेस पर हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। स्मरण कीजिए कि चमक और कठोरता क्या है, एक भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये हमें याद करना है कि जो चमक, शाइन और जो हार्डनेस होती है पदार्थ की, वो एक फिजिकल जो है क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमारी पहली हेडिंग है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो यहाँ पे हमने अभी यहीं पे कहा कि अगर हमें डिफरेंस करना है, ठीक है, धातु और अधातु में अगर हमें डिफरेंस करना है तो हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें जो है डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस के लिए जितने भी हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, धातु अधातु के जो भौतिक गुण पढ़ेंगे या रासायनिक गुण पढ़ेंगे, अलग अलग वही उनके डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा जो है इन धातुओं के साथ, मतलब इन वस्तुओं के साथ हो रहा है? नेक्स्ट है, जो कोयले के जो टुकड़े हैं उनको पीटने पर भी वैसा ही परिवर्तन होगा, मतलब कि जैसा जो है पहले की जो वस्तुएं उनके साथ हो रहा है। आइए इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा लेना है, और एक पेंसिल की लेड लेनी है, ठीक है। लोहे की कील ले करके उसे हथौड़े के द्वारा पीटिए, पर ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अपने मतलब कि हाथ या स्वयं को चोट ना पहुँचे। उसके बाद ज़ोर से पीटने का प्रयास करिए, फिर एल्यूमिनियम के तार पर भी ऐसे ही ज़ोर से चोट करिए। इसी प्रकार यही प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल की लेड के साथ भी करिए। और जो भी आपको जो है इसमें देखने को मिले, जो भी आपने प्रेक्षण किया, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन की है, उसको, उस रिकॉर्ड को आप इस सारणी में लिखेंगे, ठीक है। ये जो है तब होगा जब जो है आप ये कर रहे होंगे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है पदार्थों की आघात वर्धनीयता, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि मेलेबिलिटी जो है, आघात वर्धनीयता, जो चोट मारी गई है पदार्थों पर, उसके बाद उनमें क्या प्रेक्षण आया, क्या ऑब्जर्वेशन आई, उसको हमें देख करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी पदार्थ था कि लोहे की कील थी, उसको जब आकार में क्या परिवर्तन आया, कि चपटा हो गया या टुकड़े हो गए। तो लोहे की कील तो टुकड़े तो होंगे नहीं, ठीक है, ये हार्ड होता है। कोयले का टुकड़ा है, यहाँ पे टुकड़े हो गए होंगे। एल्यूमिनियम का तार भी जो है चपटा हो गया होगा। पेंसिल की लेड टुकड़े हो गए होंगे, ठीक है।
तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अब है, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये हमने देखा कि जब लोहे की कील पर हमने चोट मारी या एल्यूमिनियम के तार पर मारा तो उसका आकार जो है उसमें चेंज हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहे की जो शीट वगैरह आती है ना, वो शीट का रूप तभी लेता है जब उनको बहुत ज़्यादा उस पर चोट मारी जाती है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो चांदी के वर्क हैं उससे भी परिचित होंगे। ठीक है, आप एल्यूमिनियम पन्नी, जो एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है इसके द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटा जब जाता है तो उसके उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि हम सब भी लगभग इसको यूज़ करते ही हैं अपने लंच बॉक्स में या जो भी हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है, रोटी वगैरह जो भी है, उस पर कवर करने के लिए। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यही आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसी को ही मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है यहाँ पे एक और डिफरेंस हो गया कि धातु जो है जब उनको पीटा, इनका ये जो क्वालिटी होती है कि उनको पीट करके शीट में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आघात वर्धनीयता होती है। ठीक है, ये एक जो है क्वालिटी हो गई जो कि धातुओं में पाई जाती है। उसके बाद है कि यह धातु जो है मेटल्स का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोयला और पेंसिल लेड जो होती है, वो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस मिल गया धातु अधातु में, कि आघात वर्धनीयता जो होती है वो धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती। अधातु जो है वो उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? यहाँ पे जो है पेंसिल लेड और कोयले की जो बात कही जा रही है, तो क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिना प्लास्टिक या लकड़ी वाले जो हत्थे हैं, जैसे कुकर वगैरह में लगा रहता है, इसको स्वयं को बिना जो है चोट पहुंचाए, बिना जलाए अपने आप को जो है इसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी ये जानते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं, इसे नहीं पकड़ सकते। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो मतलब कि जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो जो है आपको ये जो लकड़ी है और प्लास्टिक का जो हत्था है वो आपको घायल होने से बचाता है। तो इनका भी हमें कुछ जो है इनकी सूचियाँ बनानी है कि कौन कौन से जो है ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम जो है जलने से बच सकते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुकर वगैरह के गर्म होने का रीज़न ही यही है कि ऊष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को, मतलब यहाँ पे एक तो ये ऊष्मा का चालन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपने जो एक इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको जो पेचकस वो यूज़ करते हैं, पेचकस से काम करते देखा होगा, और उसका हत्था जो है वो किस प्रकार जो है प्लास्टिक का बना रहता है वो भी हमने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें यह भी है कि दो चीज़ हमें पता चली कि एक तो दो क्वेश्चन है, इन्हीं का ही आंसर हमें क्रियाकलाप के द्वारा इसको ढूंढना है। कि पहला तो यहाँ पे ये कि कुकर वगैरह जो बर्तन होते हैं उनकी जो हत्थे होते हैं या मतलब कि उनके हैंडल्स वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं या लकड़ी के बने रहते हैं, ताकि ऊष्मा का जो चालन वहाँ तक पहुँच रहा है उससे हाथ जो है जलने से बच सके। ठीक है, दूसरा जो है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो जो पेचकस का यूज़ करते हैं, मतलब पहले से ये पता चला कि ऊष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, दूसरे से ये हुआ कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो पेचकस जो यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब पेचकस वगैरह या टेस्टर वगैरह का यूज़ होता है तो वो उसका आगे का जो हिस्सा होता है वो तो मेटल का होता है, तभी तो वो जान पाएंगे, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का इसलिए रहता है ताकि उनमें भी जो विद्युत का प्रवाह है वो ना हो मेटल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्रियाकलाप में देखते हैं कि क्या दिखाया गया। ये जो क्रियाकलाप है ये हम लोग ने पिछली कक्षा में भी किया था। याद करिए कि किसी वस्तु में विद्युत का जो प्रवाह है या नहीं है, जो हम लोग ने क्लास 6 में किया था, तो उसमें भी उसका प्रवाह है कि नहीं इसे देखना है। ये परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, तो आपने क्लास 6 में विद्युत परिपथ बनाया था। तो देखिए यहाँ पे एक सेल लिया था, सेल के एक तार से जो है एक बल्ब को जोड़ा था, उसके दूसरे तार से एक जो है यहाँ पे मेटल की एक कील ले ली गई है, उससे जुड़ा है, और कील का दूसरा सिरा जो है वो सेल के दूसरे जो है हिस्से से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या था? विद्युत परिपथ, जो हम लोगों ने क्लास 6 में बनाया था। अब यहाँ पे है कि इसमें विभिन्न वस्तुओं के साथ ये क्रियाकलाप किया होगा। तो यहाँ पे काफ़ी जो सेल है और बल्ब है वो तो अपनी जगह रहेगा, बाकी बीच में कहीं से वो जो पिन यूज़ की गई है, कील जो यूज़ की गई है, उसकी जगह और भी चीज़ें यूज़ करके हम लोगों ने क्लास 6 में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि विद्युत परिपथ कब कंप्लीट हो रहा है, कब बल्ब जो है वो जल रहा है।
अब इसी क्रियाकलाप को सारणी में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए और प्रेक्षण लीजिए। इसको पदार्थ जो भी दिए गए उनके साथ दोहराइए और फिर वहाँ पे जो भी प्रेक्षण मिलेगा उसमें हमें सुचालक और कुचालक के बारे में उसमें वर्गीकृत करेंगे। इन पदार्थों को उसी में ही जो है वर्गीकृत कर देंगे कि कौन से गुड कंडक्टर हैं, सुचालक हैं, और कौन से बैड कंडक्टर हैं, कुचालक हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है ना कि जो पदार्थ जो है विद्युत धारा का प्रवाह ईजिली करे दे रहे हैं तो वो गुड जो है कंडक्टर हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। जो ईजिली नहीं कर रहे हैं वो बैड कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, पदार्थ देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है लोहे की छड़ और कील। तो लोहे की छड़ और कील जो है वो सुचालक है। ठीक है, ये एक धातु है और ये ईजिली जो है विद्युत धारा के प्रवाह को जो है जाने देगी, उसको जो है होने देगी। ठीक है, दूसरा दिया गया है गंधक यानी सल्फर, ये कुचालक है, ये विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट लाएगा। कोयला भी कुचालक है। तांबे का तार जो है ये सुचालक है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे के तार जो हैं वो सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला जो है वो कुचालक है। ये ध्यान रखने वाला है कि सुचालक और कुचालक में ये दो डिफरेंस ये भी हो गया कि विद्युत का जो प्रवाह है वो जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो सुचालक थी वो सब धातुएं थी और जो कुचालक थे वो सब अधातुएं थी। ठीक है, ये भी हमें पता चला। तो दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया कि विद्युत का प्रवाह जो है वो जो है धातुओं में से हो जाता है ईजिली, और जो अधातुएं होती हैं उनमें से नहीं हो पाता। ठीक है, तो सुचालक और कुचालक वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी मेनली हमें मिल गई। आगे है पहेली, कहती है ओ अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था। मतलब यहाँ पे अपनी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको याद करना। ठीक है, उसके बाद फिर से इस क्रियाकलाप का, उसको याद कराने का मेन मकसद जो था इस क्रियाकलाप का अर्थ वो यही था कि धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें यही बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं ना धातु और अधातु में, तो यहाँ पे यही मेन पता चला दूसरी प्रॉपर्टी कि जो धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और जो अधातु होती हैं वो कुचालक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? ठीक है, क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। कोयले की तार होती ही नहीं है, वो भंगुर होता है, वो तुरंत उसको जो है एक चोट पड़ेगी वो चूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये एक जो है धातुओं का गुण बताया गया है। दूसरा, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि तन्यता वाला गुण जो है वो किस में पाया जाता है? वो धातुओं में पाया जाता है। तन्यता वाला जो गुण है वो धातुओं में पाया जाता है मतलब उसे खींच करके तार का रूप दे सकते हैं, और अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम खींच के तार का रूप देंगे तो उसमें चोट कुछ ना कुछ मारनी पड़ेगी, और जो अधातु है उनमें एक चोट मारने पर वो चूरा हो जाता है, उसका फिर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो तन्यता, ये तीसरा डिफरेंस हो गया धातु अधातु में, कि जो तन्यता वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ धातुओं में पाई जाती है, कि जिसमें जो धातु होती हैं उनको खींच करके तार का रूप दे दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिरा करके उसमें जो उत्पन्न ध्वनि है, ठीक है, उसके अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या करना है कि धातु के बने हुए सिक्के हों, प्लेट हों या कुछ भी हो, ठीक है, चम्मच वगैरह कुछ भी, कोई भी जो है धातु की बनी हुई कोई भी वस्तु हो उसको, या फिर जो है कोयला या फिर अधातु की बनी हुई कोई भी वस्तु, उसको अगर ऊपर से नीचे गिराएं तो उसमें कैसी आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ ध्वनि के बेस पे भी उसमें डिफरेंस करना है। तो क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आखिर क्यों धातु का जो है मेटल्स जो है उन्हीं में ही जो ध्वनि होती है वो तेज़ होती है? तो इसका हमें कारण बताना है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, जिसे रिंगिंग साउंड कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। ठीक है, जब उन्हें किसी कठोर सरफेस से टकराया जाए या फिर आपस में ही जो है हार्ड जो ठोस धातुएं होती हैं उनको आपस में, जैसे घंटी होती है मंदिर की, ठीक है, तो उसमें नीचे की जो बेल होती है वो भी धातु की होती है, ऊपर का जो घंटा होता है वो भी धातु का होता है, दोनों को आपस में टकरा दिया जाता है, तो उनसे भी जो है वाइब्रेशन वाली रिंगिंग साउंड जो है उत्पन्न होती है, निनाद ध्वनि। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, ठीक है, ये एक पहचान के लिए दिया गया है। दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, एक लकड़ी से निर्मित है, दूसरा धातु से। तो क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? ठीक है, ये चोट करके हमें बताना है, क्योंकि धातु जो है उसमें गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, रिंगिंग साउंड उसमें जो है होते हैं। ठीक है,
तो इसी वजह से उन्हें हम ध्वनिक, इसी वजह से जो धातुएं होती हैं उनको ध्वनिक कहते हैं, यानी सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं इनमें गायन ध्वनियाँ होती हैं, इस वजह से उनको ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। धातु जितनी भी हैं मेटल्स, इनके अलावा जितने भी पदार्थ होंगे वो नॉन मेटल में ही आएंगे या फिर नॉन मेटल में ही आएंगे। ठीक है, तो वो जो है वो ध्वनिक नहीं होती हैं, सोनोरस नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि धातु होंगी या अधातु होंगी या फिर उपधातु होंगी, जो दोनों का जो है मिश्रण हो जाएंगी। तो ये चीज़ हो गई। तो ये एक और जो है डिफरेंस हो गया कि ध्वनिक वाली जो सोनोरस वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, गायन ध्वनियाँ वाली, वो जो है वो सिर्फ धातुओं में ही होती है, अधातुओं में नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, तो तीन चार डिफरेंस भी हो गए और सबका हमने अलग अलग से देख भी लिया। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं, आघात वर्धक होते हैं, मेलिएबल होते हैं, तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और ध्वनिक सोनरस होते हैं, और मलिन डल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो ये जो है इनकी क्वालिटी दिखा दी गई कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में पाई जा रही होगी, धातु में होगी। तो पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये सारे गुण जो यहाँ पे दिखाए गए, कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य वगैरह, ठीक है, ये सब जो है वो धातु कहलाते हैं। तो ये हो गई धातु की जो है प्रॉपर्टी। अब धातुओं के उदाहरण में देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु के उदाहरण में धातु कौन कौन सी है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे है कि इसके विपरीत जो कोयला और सल्फर जैसे जो पदार्थ जो कि नरम है तथा दिखने में ये मलिन है, मतलब कहने का है कि ये दिखने में थोड़े डल हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से ही टूटकर चूरा हो जाते हैं, और ध्वनिक ना, तो ये जो है थोड़ी सी चोट पड़ती है, ठीक है, यानी कि आघात वर्धना, वो आघात इसमें जैसे ही पड़ा, ठीक है, तो ये तुरंत चूरा हो जाएंगे। तो इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने कही थी कि आघात वर्धनीयता इनमें नहीं होगी। उसके बाद ये ध्वनिक नहीं होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। तो आपके पास दोनों का ये भी आ गया कि अधातु कौन सी होती है और धातु कौन सी होती है। अधातुओं के एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सल्फर आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, फॉस्फोरस आता है इत्यादि। तो इन्हें भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा कि अधातु में कौन कौन सी आती है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आदि। नेक्स्ट देखिए, सोडियम और पोटेशियम धातु नर्म होती है। ये भी सोडियम और पोटेशियम ये दोनों भी धातु है, लेकिन ये नर्म धातु होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इतनी नर्म होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और मरकरी जो होती है वो लिक्विड में आएगी। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये एक अपवाद है। तो दो जो है यहाँ पे धातु की कंडीशन बताई कि अभी हम लोग ये देख रहे थे कि जितनी भी पड़ी थी उनमें कठोरता पाई जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इनको काटा भी जा सकता है जो है छुरी से, ठीक है, इतनी ये सॉफ्ट होती हैं। दूसरा यहाँ पे मरकरी का ये एक अपवाद दिया गया है कि ये एक ऐसा मरकरी जो होता है वो ऐसी धातु है, ये भी एक धातु है, पारा भी एक धातु है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। आगे नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो है धातु और अधातु के रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण सारे हो गए। रासायनिक गुण में सबसे पहला है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की, लोहे में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए कि कैसे जो है ये जो जंग बन रहा है वो कैसे बन रहा है यहाँ पे, और इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा है। ठीक है, मतलब कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, उसे हमें यहाँ पे देखना है। तो क्लास 7th में मैग्नीशियम, और इसके साथ ही एक तो ये हो गया। दूसरा, क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप भी हम लोग ने किया था। तो आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड्स बनते हैं, चाहे वो लोहे में जंग लग रहा हो, चाहे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हो रहा हो, तो दोनों में ही ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, इस हमें पूरा करना है। इसमें क्या है, यहाँ पे आयरन दिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन दिया गया है और यहाँ पे जल दिया गया है। इनका जब जो है इन तीनों का जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया मैग्नीशियम, ये दो अलग अलग रिएक्शन दी गई हैं। तो आयरन, ऑक्सीजन और जल का इनका जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जाँच करें। जंग जो बन रहा है उसका नेचर कैसा है उसे हमें जांचना है।
किसका किसका हुआ है, आयरन और ऑक्सीजन का। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए, जो भी जंग लगा है उसे बहुत थोड़े से जल में घोल लीजिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन हो गया है। इसमें जो है जल में जब उसको जो है जो जंग का जो बुरादा था उसको जब डाला गया, ठीक है, जल में, तो ये हुआ कि वो घुल तो जाएगा नहीं, वो नीचे तलछट में जा करके बैठ गया, ठीक है, उसके रूप में वो निलंबन के रूप में वो नीचे बैठ गया। लटकन को अच्छी तरह से हिलाएं, उसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको और जो भी पदार्थ था उनको अच्छी तरीके से हिलाएं। उसके बाद जो विलयन है उसका परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्र जो हैं उनसे करें। तो लाल और नीले लिटमस पत्रों से जब उनका परीक्षण करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और विलयन, और वहाँ पे ये हमें पता करना है कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसे देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लो कि जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें टेस्ट ट्यूब थी, उसमें जंग लगने का निलंबन यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे यहाँ पे इसको दिखाया गया पूरा कि किस तरीके से जो टेस्ट ट्यूब की जो दीवार है उसमें इसके साइंस वो दिख रहा है कि कैसे छाप अपना छोड़ा हुआ, ठीक है, और नीचे जा करके जो बैठा है। अब ये लाल, इसको जब पूरी तरीके से खोल लिया गया, फिर लाल लिटमस पत्र के ऊपर ये जो जंग जो पानी में मिला हुआ है उसको मिलाया गया। जंग को 1 चम्मच जंग लिया गया था ना, उसको फिर उसमें मिलाया गया था। लाल लिटमस पेपर पर जब चेक करेंगे तो इसका जो है नेचर वो कैसा आएगा, क्योंकि इसमें जो जंग को सोल्यूशन को जो मिलाया गया था तो इसमें वही पूछा गया। आगे इसका सारे का आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, क्या कॉपर में भी जंग लगता है, ये जो है पहेली क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा था, ठीक है, तो कॉपर जो है उस पर भी हरे कलर का जो पदार्थ होता है वो इस पर जम जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें दोनों ही में अलग अलग तरीके की रिएक्शन हुई है। तो कॉपर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है कि जिसमें उसमें उसकी जो सतह है उस पर हरा रंग आ जाता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक के नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जो है वो जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। जो और क्योंकि जो वायु में उपस्थित, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि नम वायु, तो नम वायु में क्या होगी, जलवाष्प होगी, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ये जो हरा पदार्थ होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। उसी के कारण ही जो है कॉपर जो होती है और कॉपर की जो रिएक्शन हो रही होती है वो जलवाष्प से हो रही होती है, ठीक है। अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि 2 कॉपर की सोल्यूशन, 2 कॉपर के जो है अणु है और H2 है, CO2 है, O2 है, ठीक है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया और बाकी का जो था CuCO3 बन गया, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन गया। ये दोनों ही जब मिश्रण एक साथ बनते हैं तो हरे रंग का विक्षेप आ जाता है। अब ये कॉपर के लिए हो गया। उसके बाद है कि अब मैग्नीशियम रिबन की दहन का जो क्रियाकलाप था उसे भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त जो राख है उसको जल में घोला, जो भी राख हमें मिली इसे जल में जब घोला तो इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का हमने परीक्षण करना है। इसके लिए भी हम लिटमस पेपर का ही जो है इसका यूज़ करेंगे। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसे अगर हमें जानना है तो हमें क्या जो है करना होगा। तो आपने जितने भी प्रेक्षण किए हैं उनमें किया होगा कि लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेक्षण किया है ये क्या नाम है, ये ऊपर वाला जो किया गया है मैग्नीशियम रिबन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या, इस प्रेक्षण में हमने ये देखा कि जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम वाला जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मैग्नीशियम के रिबर को जब जलाया जा रहा था, उसकी राख को जल में मिलाने के बाद उसका सोल्यूशन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसे हमें पता करने के लिए लाल लिटमस जो है वो नीला हो जा रहा है। इसलिए जो मैग्नीशियम है उसके ऑक्साइड बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जा रहे हैं यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। तो इतना ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है या मैग्नीशियम की ऑक्साइड की तो वो क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जितने भी धातु के ऑक्साइड बनेंगे वो सब क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। और क्षार का जो चेकिंग के लिए होता है तो उसमें लाल लिटमस लिया जाता है। लाल लिटमस जब नीला हो जा रहा है तो इसमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन जो है वो क्षारीय है, बेसिक है। आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रेक्षण करें। तो अभी तक के हम लोग ने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया थी उसका हम लोग ने प्रेक्षण किया था। अब हमें अधातुओं के साथ जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया है उसका प्रेक्षण करना है। तो इसे क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए, ये जो भी क्रियाकलाप है वो शिक्षक के द्वारा जो है पहले दिखाया जाए। चूँकि सल्फर की जो कुछ मात्रा है उसका उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। मतलब कि इसमें सल्फर लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि सल्फर एक अधातु है, गंधक। उसे हमें उसकी थोड़ी सी मात्रा ऐसे चम्मच में लेनी है कि जिसमें जो है उसको रख करके हम उसे गर्म कर सके, कि उसका जो स्टैंड है वो इतना लंबा होना चाहिए ताकि आग से बच सके, ठीक है।
तो ऐसा चम्मच जो है वो उद्दहन चम्मच हो जाएगा। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बॉटल का धातु का ढक्कन ले लीजिए और इसके चारों ओर एक धातु के तार को लपेट करके एक हैंडल जैसा बना लीजिए, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और फिर उसके बाद जैसे ही इसमें सल्फर को जब डालेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, इसे देखते हैं। जैसे ही उस धातु के जो ढक्कन होगा या फिर जो भी चम्मच हमारे पास है उसमें हम सल्फर को डालेंगे, उसके बाद आग के संपर्क में ले जाएंगे तो वो जलना प्रारंभ हो। जब वो जलना प्रारंभ होगा तो चम्मच को एक गैस या जार जो है कांच के ग्लास में ले जाएंगे और ग्लास को एक ढक्कन से ढक देंगे। मतलब हमें क्या है, जैसे ही सल्फर जलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद उसको ग्लास की जार में ले जा करके उसे ढक्कन से ढक दें, जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके, कि जिससे उसके जलने पर जो गैस बन रही होगी वो बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। जब चम्मच से ये वाला काम हो जाए इसके बाद चम्मच को हटा दीजिए, ग्लास में थोड़ा सा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। इसके बाद फिर चम्मच को हटाने के बाद ग्लास में थोड़ा सा जल डालें और फिर उसके बाद ढक्कन को तुरंत ढक दें ताकि गैस जो है उसमें से उड़ ना जाए। अब ग्लास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः, अब ये जो है वहाँ पे हमें क्या करना है, विलयन का परीक्षण करना है लाल और नीले लिटमस से। जैसे पीछे हम लोग ने किया था कि मैग्नीशियम का किया था, आयरन का किया था, तो इन सब का जो है हम लोग ने जब उसके जो है धातुओं का जो हम लोग ने किया था, ठीक है, और उसमें जो है उसकी जो गैस थी उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद उस सॉल्यूशन का जो हमने नेचर चेक किया था तो लिटमस, लाल लिटमस और नीले लिटमस का यूज़ किया था। तो हमें यही पता चला कि धातुओं के जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं उन सब का जो सॉल्यूशन होता है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो अब यहाँ पे जो गैस सल्फर की है यानी कि अधातु की जो गैस है उसका जब सॉल्यूशन बना है तो उसके सॉल्यूशन बनने के बाद भी हम फिर से लाल और नीले लिटमस का यूज़ करेंगे और इसमें हम इससे देखेंगे कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है, लिटमस पेपर का ही यूज़ यहाँ पे करके। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अम्लों और क्षार में, ये सारणी को देखने से पहले यहाँ पे पहले देख लें। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जाहिर सी बात है सल्फर उसमें था ही, जब उसको गैस के संपर्क में किया गया वो जलने लगा, वो भाप के रूप में जब कन्वर्ट हुआ तो उसमें ऑक्सीजन, क्योंकि जल रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा होगा, ठीक है। तो सल्फर और जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो गैस बनी वो कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो ये सल्फर के ऑक्साइड बन गया, ठीक है, उसको जब जल में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि अधातु से अधातु में सल्फर यूज़ किया था और उससे क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड। अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है, तो देखिए पहला यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, इसमें जल के साथ रिएक्शन की तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन गया। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पर, जाहिर सी बात है ये अम्ल है तो अम्ल के लिए हम हमेशा नीले लिटमस का यूज़ करते हैं, क्षार के लिए लाल लिटमस का यूज़ करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक अम्ल है। सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकार के होते हैं। तो ये दो लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिल गई, डिफरेंस भी मिल गया कि जो धातु होती हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकार के होते हैं, और जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अम्लीय प्रकार के होते हैं। तो जितनी भी अधातु होंगे उनके ऑक्साइड अम्लीय ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्यता नॉर्मली दिया गया है, एक्सेप्शन भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो जाए, ठीक है। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए, और आपने जैसे 7th क्लास में जो पढ़ा था उनको भी याद करिए, और फिर जो सारणी दी गई थी ऊपर उसमें हमें लिखना है, ठीक है। और फिर उनकी उपस्थिति के से ही हमें धातु अधातु की पहचान करनी है जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब हम वो जो सारणी है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ यूज़ करते हैं। पहला तो यहाँ पे दिए गए हैं 2, एक क्षार का नाम दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसमें धातु कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें धातु कौन सी होगी, कैल्शियम होगी। दूसरा अम्ल दिया है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अधातु है वो क्या है, सल्फर है। फिर क्षार में अगर हम दें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर दें MgOH तो इसमें जो धातु होगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम हो जाएगी। और अम्ल में अगर हम जो है HCl दे दें तो इसमें अधातु जो होगी वो क्लोरीन हो जाएगी। इसी तरीके से जितने भी क्षार होंगे, ठीक है, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो चुका है, एल्यूमिनियम या जिंक हाइड्रोक्साइड जो भी यूज़ करेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम धातु हो जाएगी, जिंक धातु हो जाएगी। इसी तरीके से HNO3 यूज़ करेंगे तो इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी या नाइट्रोजन जो होगी वो अधातु हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से जितने भी जो क्षार हमारे पास होंगे उनसे हम धातुओं को जो है बता देंगे इनमें कौन कौन सी धातु होंगी, और अम्ल जो होंगे इनमें हम अधातु बता देंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया होगी तो फिर क्या होगा।
आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। धातु और अधातु दोनों की ही जल से अभिक्रिया हमें यहाँ बतानी है। तो यहाँ पे 5 से 6 जो है डिफरेंस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धातु अधातु में अगर डिफरेंस आएगा तो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, एक एक करके सारे डिफरेंस मिलते चले जाएंगे। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ भी अत्यंत तीव्र करता है, जल के साथ भी। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये जब इसकी जो अभिक्रिया होती है सोडियम धातु की, तो इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ये मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है कि कहीं अगर खुले में रख दिया जाए तो कहीं इससे आग न लग जाए। इस वजह से इसे ये ध्यान रखिएगा कि सोडियम धातु जो है उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए कि उससे कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई आग, क्योंकि खुले में रहेगी तो तुरंत आग पकड़ लेगा, जल में रहेगी तभी भी आग पकड़ लेगा। इसकी अभिक्रिया जो है वो बहुत ही ज्वलनशील होती है, तो इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, ठीक है। उसमें जो है इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अब हमें इस क्रियाकलाप में ये देखना है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। ये जो क्रियाकलाप है वो शिक्षक ही इसे करके दिखाएं, और प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु की, क्योंकि सोडियम धातु इतनी ज़्यादा जो है क्रियाशील होती है, ठीक है, अभिक्रियाशील इतनी ज़्यादा होती है कि इससे काफ़ी खतरे हो सकते हैं। इसलिए इसमें सावधानी ज़रूर रखी जाए कि इसके सोडियम धातु के टुकड़े का जो आकार है वो लगभग गेहूँ के दाने के बराबर हो, और इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए, ठीक है, हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। फिर यहाँ है कि एक अभी जो है जब ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो इसमें हमें करना क्या है कि एक 250 ml का एक बीकर या कांच का ग्लास लेंगे, इसे आधा जल से भर लेंगे। अब सावधानी पूर्वक इस एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटेंगे। फिल्टर पेपर जो होता है उसका उपयोग कर इसे सुखा लेंगे, कि जो सोडियम धातु जो है उसको हम पहले सुखा लेंगे फिल्टर पेपर से, और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लेंगे। रुई के लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब भी आप ये प्रेक्षण लें, क्योंकि अभिक्रिया इतनी तेज़ होती है कि उससे दूर ही रहें तो बेहतर है। जब अभिक्रिया बंद हो जाए, कि अभिक्रिया हो रही है, इसके बाद जो है जब ये बंद हो जाए तो बीकर को छुइए। आप क्या अनुभव करेंगे? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए, और विलयन अम्लीय है या क्षारीय है ये बताना है, ठीक है। तो मेनली हमें पता था कि जो ये इसकी जो अभिक्रिया होती है सोडियम धातु की, ये इतनी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो सोडियम धातु की जो अभिक्रिया होती है वो इतनी ज़्यादा जो है क्रियाशील होती है कि उसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि क्या वो गर्म हो गया, तो जाहिर है वो गर्म हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट करना है कि लिटमस पेपर से हमें चेक करना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो उससे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करती, कुछ ऐसी धातु हैं जो ऐसा नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि जो आयरन है वो जल से धीमी अभिक्रिया करता है। यहाँ पे जो दूसरा दिया गया कि कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करती हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। अधातु जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि वो वायु जो होती है उसमें बहुत सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के जो अधातु होते हैं उनको जल में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो, और यद्यपि जो वो वायु के साथ बहुत अधिक जो है सक्रिय होते हैं, तो इसलिए जो अधातु वायु के साथ बहुत अधिक सक्रिय होते हैं उन्हें जल में डुबो करके रखा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे फॉस्फोरस है, ये एक बहुत ही सक्रिय अधातु है और वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। वायु के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए वायु में रखने पर ये आग पकड़ लेता है। तभी फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में डुबो कर रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, और एक चीज़ यहाँ पे दी गई है कि अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो हम लोग ने पढ़ा, एक तो जो है वायु के साथ धातु अधातु की जो क्रिया थी उसे हम लोग ने देखा, जल के साथ धातु अधातु की जो क्रिया थी उसे देखा। अब ये थर्ड जो है वो है अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसे हम देखते हैं। क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। पहले तो सावधानी दे दी गई है कि परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परखनली पकड़ने के लिए, क्योंकि अम्ल का यूज़ करें इसलिए परखनली जो है उसको पकड़ने के लिए परखनली होल्डर जो है उसका प्रयोग करें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो धातुओं और अधातुओं की उनके साथ अम्लों के साथ जो क्रिया है उसको सारणी में हमें इसे दिखाना है। तो इसे सारणी को पढ़ने से पहले यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो भी नमूने हमारे पास हैं उनको अलग कर लें। पहले यहाँ पे एक पिक्चर है उसे देख लेते हैं। इसमें धातु और अधातु की जब अम्लों के साथ जो है प्रक्रिया होगी तो नीचे इसका वो दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि
नमूने हमें बना लेने हैं कि कौन कौन से हम एसिड्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें नमूने जो हैं वो अलग अलग परखनलियों में हम कर लें और उन सब में ABCDEF चिन्हित कर लें। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl जो है उसको डालेंगे। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि हमने कैसा डाला है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, तो उसमें अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को हल्का गर्म कर लें। अगर जो है डाइल्यूट में कुछ नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाएं। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया था अब उसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, उसको भी करके दोहराएं और माचिस की तीली ले जा करके उसके जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह तक के लेकर के जाएं। तो क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परखनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। भम से मतलब जो भी पॉप ध्वनि होती है, कुछ भी फटने जैसी छोटी सी, ठीक है, तो वो जो है ध्वनि उत्पन्न होती है जब उसको माचिस की तीली को जो है परखनली के टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लेकर के जाते हैं। तो आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इनमें हमने दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया, धातु भी यूज़ किया और अधातु भी यूज़ की। उसमें 5-5 ml हमने हर परखनली में, जिसमें धातु थी जिसमें अधातु थी, 5-5 ml हमने जब डाइल्यूट HCl डाला उसमें करके देखा, फिर उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 डाला उसको करके देखा। टेस्ट ट्यूब से हमें यही पता चला कि जितनी भी अधातुएं होती हैं, यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि अधातु जो है वो सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु जो धातु हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, हाइड्रोजन गैस। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया करता है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म किया जाता है तो जो कॉपर होता है वो तभी भी अभिक्रिया करता है। आगे देखने से पहले ये जो सारणी है उसे देख लेते हैं। तो इस सारणी में दिखाया गया है कि धातु और अधातुओं के अम्लों से जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे 2 अम्ल लिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, ठीक है। तो धातु अधातु में हमें पता है, पहले ही हमने ये देख लिया कि अधातु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करते, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो या फिर गर्म करने पे हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रिबन लिया गया था। मैग्नीशियम एक धातु है तो ये इसके साथ भी अभिक्रिया करेगा और नॉर्मल टेम्परेचर पर, और जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ भी ये अभिक्रिया करेगा। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। आयरन जो होती है उसके साथ भी ये भी जो है दोनों ही एसिड के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेगा। कॉपर जो होगा ये गर्म करने पर भी, कॉपर का जो छीला हुआ लचीला तार है वो इसमें क्रिया करेगा। फिर लास्ट में दिया गया लकड़ी का कोयला, जो कि हमें पता है ये अधातु है तो ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया सल्फर का चूर्ण, तो इसके साथ भी ऐसा ही है, ये भी कोई क्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, अधातुएं हैं। तो अधातु जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे ये दिया गया था कि कॉपर के साथ, कॉपर में जब जो है इसको गर्म किया गया था, इसे देख लेते हैं, ये जो लाइन है इस सारणी में एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ चाहे सामान्य ताप पे हो चाहे गर्म करने पर हो कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके साथ ये रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इसके साथ ये बोला गया कि अगर गर्म किया जाए तभी भी ये रिएक्शन नहीं देगा, इसके साथ देगा सल्फ्यूरिक, ये सिर्फ कॉपर के साथ है। नेक्स्ट हेडिंग है क्षारों से अभिक्रिया। क्रियाकलाप के आधार पर यह हमें बताना है कि क्षारों के साथ अभिक्रिया धातु अधातु की कैसी होगी। शिक्षक द्वारा, शिक्षक ही इसे दिखाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए। जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकिया जो होती हैं उनको प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें, हाथों से ना पकड़ें, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन, उसकी 3-4 टिकियाँ, ताज़े विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की ताज़े विलयन में 3-4 टिकियाँ 5 ml जल में घोलकर, मतलब अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाना है तो इनकी 3-4 जो टिकियाँ हैं वो 5 ml जो जल है उसमें जो है घोल करके इसे बनाएं। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल दें, एल्यूमिनियम फॉयल को डाल दें। एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुँह के निकट लाएँ। ध्यान से देखिए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिए गए हैं, ABCD करके 3 यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर दिया गया है जो नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए पहली पिक्चर में इसका कलर कैसा है, चारों यहाँ पे 5 जो दिए गए हैं बीकर्स में। उसके बाद दूसरे में देखिए इनका कलर चेंज हो जाता है जब यहाँ पे दिया गया है कि ZnSO4 और FeSO4 में। तो सब में अलग अलग, कुछ में कोई चेंजेस नहीं हो, कुछ में चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कैसे है।
अब इनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें जो पॉप ध्वनि होती है वो क्या दर्शाती है, ठीक है। पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति ही दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जितनी भी धातु होती हैं वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो हमेशा इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो क्षारों से अभिक्रिया मतलब कि अधातुओं की जो क्षारों से अभिक्रिया होती है वो जटिल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही सबकी रिएक्शन करनी है। तो जो धातु होंगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, वो जो है इसके साथ रिएक्शन करेंगी। लेकिन अधातुओं के बारे में दिया गया है कि ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करने में ये बहुत जटिलता दिखाती हैं, अम्लों के साथ तो ये अभिक्रिया करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये धातु अधातु के बारे में इनके साथ भी हो गया, क्षार के साथ भी, कि ये बहुत होती होगी रिएक्शन लेकिन काफ़ी जटिल होती होगी। विस्थापन अभिक्रियाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दूसरी पिक्चर जो थी इसमें कलर चेंज हुआ था वो विस्थापन अभिक्रिया का था। तो इसमें होता क्या है, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए। जब कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य, ठीक है, जब अभिक्रिया हुई थी तो इसका जो क्रियाकलाप था उसे हमें ध्यान रखना है। और क्लास 7 में जो किया था उसमें कुछ अभिक्रियाओं को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसे क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। इसमें क्या करना है, 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ABCDE ऐसे चिन्हित कर लीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल भर दीजिए। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे पदार्थ दिखाए गए थे, और ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है उसमें भी दिखाया गया है, नीचे देख लीजिए बी वाले में, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर लिया गया है और जो है सल्फेट लिया गया है, कुछ आयरन। यहाँ पे रिएक्शन के आधार पर ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसमें पदार्थों को हमें प्रत्येक में मिला लेना है। तो पहले देखते हैं जो 4-5 जो बीकर लिए गए थे उनमें, पहले बीकर में क्या था, कॉपर सल्फेट जो था उसमें जिंक का टुकड़ा मिलाया गया, ठीक है। पहले में कॉपर सल्फेट अलग अलग में अलग अलग चीज़ें मिली हुई थी। तो ए बीकर में कॉपर सल्फेट था जिसमें जब जिंक का टुकड़ा मिलाया गया तो क्या हुआ, बी वाला बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट का जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें जब लोहे की कील डाल डी गई तो क्या हुआ, फिर सी वाले में जिंक सल्फेट लिया गया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें तांबे की छीलन डाल दी गई। फिर उसके बाद जो डी वाला जो बीकर है इसमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें तांबे की छीलन डाल दी गई है। और लास्ट में है जिंक सल्फेट, जो ई वाला बीकर है उसमें जिंक सल्फेट है और इसमें लोहे की कील डाल दी गई। तो इस तरीके से ये जो है जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, इन सब के सॉल्यूशन अलग अलग बीकर जो है उन सब में डाल दिए गए थे, उनमें ये पदार्थों की छीलन डाल दी गई थी, ठीक है। कुछ में जो है लोहे की कील डाल दी गई थी। तो इनके डालने पर ये जो दूसरे पदार्थ डाले हैं तो हुआ क्या, उसे हमें मेनली देखना है। तो पहले तो यहाँ पे ये है कि बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहे, मतलब ये जब पदार्थ हमने डाल दिए, ठीक है, पहले से उनमें सॉल्यूशन जो था उनमें अलग से जब लोहे की कील डाली, जब कॉपर का छीलन डाली, तो ये सब जब डाला तो उसके बाद हुआ क्या, इनको डालने के बाद कुछ समय तक के हम इन्हें छोड़ दें ऐसे ही। अपने प्रेक्षणों को और जो भी छोड़ने के बाद उनमें प्रेक्षण करें, उसमें चेक करें कि क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन करें। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। तो मेनली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। और इस वाले जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एंड में ही आकर के अच्छे से समझ में आएगा, तो इसे इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आपने ये पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जो विलयन होगा, जलीय विलयन, उसमें से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, यहाँ पे जिंक पदार्थ अलग से डाला गया है, ठीक है, और सॉल्यूशन उसमें कौन सा था, कॉपर सल्फेट विलयन था, उसमें वो कॉपर को विस्थापित करते हैं। और इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था, पहले कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो नीला था और फिर बाद में जब उसको जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूड़ जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है, कॉपर जो है वो लाल चूड़ के रूप में जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे एक जो है रिएक्शन के तौर पे दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट है, उसको जब जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो पहले जब इसका सॉल्यूशन था, जब जिंक को नहीं डाला गया था, ठीक है, तब इसका जो ये कॉपर सल्फेट था वो नीला रंग का था। जिंक जैसे ही डाला तो उसके बाद कैसा हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब कॉपर को विस्थापित इसने किया तो सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट हो गया जो कि रंगहीन हो गया और कॉपर लाल रंग के रूप में नीचे तलछट के रूप में नीचे बैठ गया। तो अब इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया जो है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से पहले वाले में लिया गया। तो इसमें क्या करना है, मैंने बीकर ए और बी में होने वाली, क्योंकि दोनों में ही जिंक सल्फेट पड़ा हुआ था, कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ था, तो उनके साथ इसी तरीके की रिएक्शन हुई थी। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि सी, डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो उसे देखते हैं।
बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सी है उसमें जिंक का कॉपर के द्वारा और बीकर ई जो है उसमें आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। इसे समझने के लिए एंड में इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसमें मेनली ये है कि क्रियाशीलता पे निर्भर करता है कि जो धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। यही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे यही देखा कि बीकर जो सी वाले में है इसमें जिंक का कॉपर के द्वारा विस्थापन हुआ, ठीक है, जिंक का कॉपर के द्वारा। तो यहाँ पे और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, ये कहा गया है। इसी प्रकार डी में आयरन का जो विस्थापन है वो कॉपर द्वारा हो सकता था। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें यहाँ पे कही गई, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। तो क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमको जो हमने अनुमान लगाया वो चीज़ हमको नहीं देखने को मिली। तो इसमें हमने यही देखा कि जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु ऐसा है क्यों, ये से देख लेते हैं। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित डिस्प्लेस कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता है, ये तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। जो इसमें एक फिक्स नियम जो बना दिए गए उसी का ये पालन करता है। और यहाँ नियम ये है कि जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर जिंक का देखें तो ये कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, और एक अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। परंतु जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित यानी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि अब आप ये समझ सकते हैं कि जो बीकर डी और ई में विस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता के धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? मतलब कि इसमें आप क्रम बता सकते हैं कि जो है कैसा, ये आपका काम होगा, ठीक है। मेनली हमने यहाँ पे यही समझा कि डिस्प्लेसमेंट का जो एक छोटी सी लाइन में अगर देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो धातुओं का एक धातु का दूसरी धातु में हो रहा है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं होती है वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को अपनी जगह से वो डिस्प्लेस कर देती हैं, ठीक है। और कम वाली जो है वो अधिक को नहीं कर पाती हैं। तो वही हमने यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट में देखा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में ये सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग, क्योंकि हमने धातु का भी देख लिया और कुछ अधातुओं से भी परिचित होंगे, तो यहाँ पे कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ यूज़ दिए गए हैं कि जो है धातु अधातु के, तो मेनली यहाँ पे अधातु से रिलेटेड है, क्योंकि धातु का तो हमने देखा था। तो देखिए, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के अंदर जो है श्वसन के समय अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी जो है श्वसन के रूप में अंदर लेते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि कुछ ऐसी अधातुएं जिनका उपयोग पौधों की वृद्धि हेतु इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनका उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? क्लोरीन हो जाएंगी, ओजोन हो जाएगी। ये दोनों गैसें यूज़ की जाती हैं जल के शुद्धिकरण में। फिर है अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे पटाखों में प्रयुक्त होने वाली कुछ अधातुएं हैं, ठीक है। आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है यहाँ पे दोनों लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहेली के हैं। पहेली क्या जानना चाह रही है? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, उनमें ये किस रूप में पाया जाता है? जिस तरीके से मनुष्यों में जो लाल रंग आयरन की वजह से होता है, उसी तरीके से पौधों का हरा रंग मैग्नीशियम की वजह से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बूझों का भी क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन कहाँ से आए? तो आयरन एक पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई कि पौधों का हरा रंग किसकी वजह से है, और जो मनुष्यों में जो खून का, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस वजह से है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे देखते हैं।
पहला है, आपने कक्षा 7th में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। ठीक है। और अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा वैद्युत अपघटन के द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ कहा गया है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा किया गया है या गर्म किया गया है या विद्युत अपघटन के द्वारा इसका यूज़ किया गया है या अधिक जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा वो विघटित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो है ऐसी जो पदार्थ होंगे उनको हम तत्व कहेंगे। मतलब तत्वों का ये कहा गया है कि किसी भी मेथड से ठंडा करके, गर्म करके, विद्युत अपघटन के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद वो जो छोटा टुकड़ा कि अब उस पदार्थ का और कुछ नहीं हो सकता और किसी भी मेथड से उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अगर देखा जाए तत्व का एक नमूना हम लेंगे तो एक ही प्रकार के परमाणु हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। परमाणु जो होता है वो तत्व की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तन में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया था कि गर्म, ठंडा और इन सब करने के बाद जो एकदम ऐसा पदार्थ प्राप्त हुआ कि जो ऐसे ही मेथड यूज़ करने के बाद फिर और नहीं वो विघटित हो रहा है, तो वो तत्व कहलाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा जैसे सल्फर का तत्व है, आयरन का तत्व है, कार्बन का तत्व है, ये सारे नमूने, अगर हम एक नमूने लें, एक ही प्रकार का अगर एक नमूना लेंगे तो उसमें एक ही परमाणु हमको मिलेगा। ठीक है, तत्वों के। और परमाणु जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है। ये और परमाणु जो होते हैं वो और विघटित नहीं है, लेकिन इनमें जो है और जो है इसमें पार्टिकल्स दे दिए गए हैं। तो तत्व के भौतिक परिवर्तन में तत्व के परमाणु जो है वो अप्रभावित होते हैं। मतलब ये कहा गया है कि जब भी फिजिकल चेंजेस होंगे तो तत्व के जो भौतिक परिवर्तन होंगे उनमें तत्व के जो परमाणु होंगे वो अप्रभावित रहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद जैसे उदाहरण के लिए द्रव सल्फर है, उसका परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। मतलब ये कहा है कि द्रव लिक्विड फॉर्म में अगर सल्फर आ गया है तो उसका जैसा सल्फर ठोस और वाष्प में होता था बिल्कुल वैसे ही उसका जो है उसके परमाणु में किसी भी तरीके कोई चेंज नहीं होगा, उसी के समान होगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि भौतिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो परमाणु अप्रभावित होता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होती हैं। यदि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है उसमें पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या भी सीमित। मतलब कहा है परमाणुओं की संख्या, पदार्थों की संख्या असंख्य है। ठीक है, असंख्य किस्में उसकी दी गई हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले जो तत्व हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। अगर नेचुरली अगर देखा जाए जो तत्व हमको मिलते हैं उनकी संख्या सिर्फ 94 है, इससे अधिक नहीं बताई गई है। धातु और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अधिकांश तत्व धातु हैं, ज़्यादातर जो है तत्व जो है वो धातु हैं। शेष तत्व या तो धातु हैं या फिर उपधातु। मतलब कहा गया है कि 3 तरीके की अब यहाँ पे हो गई। अभी तक हम लोग जो पूरे चैप्टर में पढ़ रहे थे धातु अधातु यही दोनों पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ लास्ट में एक चीज़ और बता दी गई है कि उपधातु क्या होता है, कि अधिकांश जो होंगे जो पदार्थ होंगे वो धातु होंगे। ठीक है, बाकी के जो बच्चे जो होंगे वो या तो अधातु होंगे या फिर उपधातु होंगे। तो उपधातु क्या होता है ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा कि उपधातु जो है वो धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है, मतलब कि दोनों का मिश्रण होता है उपधातु। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसकी जो अभ्यास है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो सारे क्वेश्चंस जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो इसमें जो जिंक है इसको, क्योंकि एक धातु है, इसको जो है चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। बाकी सारे जितने भी दी गई फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये सब अधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये यहाँ पे मतलब कि ये कहा गया है ये कथन सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि कुछ धातुएं हम लोग ने देखा था कि कुछ ऐसी धातुएं थी जो लिक्विड फॉर्म में भी पाई जा रही थी, कुछ ऐसी धातुएं थी कि जो है एकदम सॉफ्ट थी जिनको काटा जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए सभी धातुएं तन्य होती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो दिया गया है उसमें है कि फॉस्फोरस बहुत, तो फॉस्फोरस बहुत कैसी धातु है? सक्रिय धातु है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है ये बहुत ही सक्रिय धातु, क्योंकि हमने फॉस्फोरस अधातु जो है फॉस्फोरस के बारे में हम लोग ने ये पढ़ा था कि वायु के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है, कि वायु के संपर्क में आने पर ही ये तुरंत जलने लगती है, और जल के साथ इसका कोई जो है कोई क्रिया नहीं होती है धातुओं की, इस वजह से इसको जल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि धातुएं जो है वो ऊष्मा की
यहाँ पे धातु है, धातु जो है वो ऊष्मा की जो सुचालक होती हैं, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की, सॉरी, तो धातुएं जो होती हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत, इन दोनों की, ऊष्मा और विद्युत दोनों की जो है क्या होती हैं, ये सुचालक होती हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आयरन कॉपर की जो अपेक्षा, आयरन की बात की गई है, आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। उसके बाद है धातुएं अम्लों से जब ये अभिक्रिया करती हैं धातुएं, तो हमने पढ़ा था कि पॉप जैसी ध्वनि निकालती हैं, तो ये क्या, कौन सी गैस निकालती होंगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप ध्वनि करके निकलती है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में है पहला, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, जो अधातुएं होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, ये गलत है, क्योंकि जो अधातुएं होती हैं उनकी अम्लों से अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है, और क्षारों से अगर होती है तो बहुत जटिल इनकी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये सही है, ट्रू है। फिर है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। कॉपर जिंक सल्फेट का जब विलयन होगा तो उसमें से जिंक को विस्थापित कर देगा, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर है, कॉपर और जिंक सल्फेट में अगर देखा जाए तो जिंक सल्फेट ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जो कि कम अभिक्रियाशील है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कोयले को खींचकर तारे या फिर तार बनाया जा सकता है, तार प्राप्त की जा सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये अधातु है, अधातु को खींच उसमें तन्यता नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, इसमें गुण बताने, यहाँ पे पूरे गुण दिए गए हैं, धातु और अधातु में ये पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ये हम लोग ने पूरे चैप्टर में यही तो डिफरेंस देखा था, ठीक है, तो इसे वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। तो ये जो कारण वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोग ने काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी पूरे चैप्टर में, तो इसमें से वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, उसे देख लेते हैं। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। एसिड जो होता है वो धातुओं के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाता है, तो जो अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन में इसको अगर रखेंगे तो उनके साथ ये सिट्रिक एसिड जो होगा, जो कि नींबू में जो है पाया जा रहा है, वो उसके साथ रिएक्शन करके विषैला पदार्थ बना लेगा, वो हमारी हेल्थ के लिए खराब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यहाँ पे कॉलम दिए गए, इनको हमें मैच करना है। तो पहला है कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड क्या है, ये एक आभूषण है। सेकंड है आयरन, आयरन के द्वारा जो है, आयरन से, लोहे से जो है मशीनें बनती हैं। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री को लपेटा जाता है एल्यूमिनियम से ना। फिर उसके बाद कार्बन आता है, कार्बन जो है वो एक ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। कॉपर जो है, कॉपर के बिजली के तार बनते हैं। और फिर लास्ट में है मरकरी, मरकरी थर्मामीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या होता है जब, ये पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, उसका जो है कॉपर सल्फेट पर, कॉपर की जो प्लेट है उस पर जब इसको डाला जाता है तो होता क्या है। तो इसकी रिएक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, कि जैसे हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, 2H2SO4, ठीक है, उसको हमने किस पे डाला, कॉपर की हमने प्लेट पर डाला। तो उसके बाद हुआ क्या, तो इससे क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया, और कॉपर सल्फेट बन गया, और फिर H2O की जो H2O जल निकल गया, ठीक है, और SO2 गैस बाहर निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। मतलब इससे यही चीज़ पता चली कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब इससे रिएक्शन हुई कॉपर से, तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है ना कॉपर जो है हाइड्रोजन सल्फेट से। तो इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो कम क्रियाशील है कॉपर के अकॉर्डिंग, इसलिए जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन गया, ठीक है, और जल निकल गया। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके 2 लिए गए थे, इसलिए सल्फर, इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकली, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रखी जाती है तब क्या होता है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, लोहे की कील Fe ले ली, ठीक, उसके बाद किस में डाला गया है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला गया है, CuSO4 के सोल्यूशन में डाला गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये बन गया FeSO4, और बस FeSO4 हो गया, और ये Cu को इसने बाहर निकाल दिया। इस रिएक्शन से यही पता चला कि जो आयरन की जो कील है, इसमें आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, और उसने कॉपर को जो है प्रतिस्थापित, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया, तो वो फेरस सल्फेट बना लिया। फेरस सल्फेट बनाने के बाद कॉपर जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉपर अलग होने के बाद कहाँ चला जाएगा, नीचे तलछट में जा कर के बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है
कि नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली जो गैस है उसको एक परखनली में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, इस गैस की प्रकृति कैसी है, अम्लीय या क्षारीय है। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण में यानी कि समीकरण के रूप में आपको बताना है। तो पहले तो ये चीज़ जान लीजिए इसमें हुआ क्या कि जलता हुआ जो कोयला होता है उसको उसके साथ जो गैस निकली, तो हम जानते हैं कि जलता हुआ जो कोयला है उससे जो गैस निकल रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। उसको जब जल में मिला दिया गया, परखनली में जो जल उपस्थित था, ठीक है, मतलब परखनली में जब उसको गैस को इकट्ठा किया फिर इसमें कुछ जल की मात्रा जब मिला दी गई तो उसका जल के साथ रिएक्शन हो गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो किसके साथ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कार्बन को पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, फिर इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब उसमें जो कि जो परखनली वगैरह में जो वो उसकी गैस इकट्ठा की गई थी उसकी जब H2O से यानी जल से जब रिएक्शन कराई गई तो ये बना दिया, ये बनाता है H2CO3 यानी कि ये बनाता है कार्बनिक एसिड। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जल से रिएक्शन करती है तो ये हमेशा कार्बनिक एसिड बनाती है। ठीक है, H2CO3 जो है वो कार्बनिक एसिड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कार्बनिक एसिड है तो ये इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा, इसको पता करने के लिए लिटमस पेपर, अगर जैसे हमको पहले से नहीं पता है कि कार्बनिक एसिड बन रहा है तो इसका हमने लिटमस पेपर से चेक किया तो लिटमस पेपर में नीला अगर लाल हो जाएगा तो ये एसिड है। ठीक, उसके बाद लास्ट और सबसे आखिरी क्वेश्चन यही होता है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार से पॉलिश करने के लिए अपने सोने के जो पुराने आभूषण थे वो कहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब वो आभूषण वापस लेकर के आई तो उन्होंने देखा कि उनका जो आभूषण था उसका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? ऐसा काफ़ी बार हम लोग के साथ भी डाउट हुआ है और काफ़ी लोग कहते हैं कि जो है सुनार लोग चुरा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो है ऊपर की जो परत होती है चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो तो इसमें जो है गंदगी जब बैठ जाती है तो वो डल हो जाती है। ठीक है, इसकी सफाई के लिए क्या किया जाता है, इसमें जो सुनार होते हैं वो एक सोल्यूशन होता है, कंसनट्रेट सोल्यूशन लिया जाता है सांद्र एक्वारेजिया का। किसका लिया जाता है, एक्वारेजिया जो होता है उसका एक सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया, ये जो सॉल्यूशन होता है ये मिलता किस से मिल करके बना होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी कंसनट्रेटेड है तो ये मिल के बना होगा कंसनट्रेटेड HNO3 जो कि एसिड है। ठीक है, और प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का ये मिश्रण होता है एक्वारेजिया। इसी में ही जब आभूषण को डाला जाता है तो आभूषण की जो ऊपरी परत होती है वो इसमें इस सॉल्यूशन में घुल जाती है। ठीक है, उसके साथ वो मिल जाती है, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी गोल्ड या कोई भी धातु है उसकी जब उसके अंदर से उसकी परत जब बाहर निकल जा रही है, एक लेयर पूरी निकल जा रही है, तो उसके वेट में तो कमी आ ही जाएगी। तो यही रीज़न है कि जो आभूषण है उसका वेट कम हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।